जरा अपने फोन की स्क्रीन को देखने की कल्पना कीजिए। आपने फोन जेब से निकाला और स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ब्लैंक। हाँ, बिल्कुल ब्लैंक। कोई मेक माई ट्रिप का आइकन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, क्रोम या इंस्टाग्राम का तो कोई नामो निशानी नहीं है। बस एक खाली साफ कांच का टुकड़ा जो आपके बोलने का इंतजार कर रहा है। सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है ना। लिटरली, आप बस कहते हैं कल सुबह दिल्ली की फ्लाइट बुक कर दो और बैकग्राउंड में काम हो जाता है। कोई टाइपिंग नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं। और ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं लग रहा। बिल्कुल लग रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि आज के दौर में बिना ऐप्स के किसी स्मार्टफोन की कल्पना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक पैडल के कोई गाड़ी चलाना। सही बात है। हम सबको लगेगा कि बस अगले ही सेकंड एक्सीडेंट होने वाला है। एग्जैक्टली। लेकिन हाल ही में सामने आए लीक्स, दिग्गज टेक एनालिस्ट की रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री की हलचल इसी एक सवाल की तरफ इशारा कर रही है। आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी ओपन एआई सच में एक ऐसा एआई फोन बना रही है जो ऐप्स का वजूद ही खत्म कर देगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है ना? क्या हम टेक इतिहास के 2007 वाले उस आईफोन मूवमेंट के मुहाने पे खड़े हैं, या फिर ये अरबों डॉलर्स का एक बहुत ही महंगा एक्सपेरिमेंट साबित होने वाला है? ये सवाल इस वक्त पूरी टेक इंडस्ट्री को बेचैन किए हुए हैं। जब हम किसी ऐसी चीज को हटाने की बात करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है, लाइक हमारे एप्स, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संदेह पैदा होते हैं। ऑब्वियसली। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर से बाहर निकलकर असल दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को देखना होगा। ये सिर्फ अफवाहें नहीं है। सच्चाई ये है कि ओपन एआई ने पूरी तरह से हार्डवेयर स्पेस में कदम रख दिया है। राइट, 2025 में जो हुआ था। हाँ, 2025 में एक बहुत बड़ी हलचल हुई जब ओपन एआई ने लगभग $6.5 बिलियन में एक कंपनी का अधिग्रहण किया। इस कंपनी का नाम है आईओ, जिसे लव फ्रॉम के नाम से भी जाना जाता है। वाह, 6.5 बिलियन। बिल्कुल। और इसके पीछे का नाम किसी भी टेक प्रेमी के लिए बहुत बड़ा है, जॉनी आइव। जॉनी आइव मतलब वही इंसान जिन्होंने एप्पल के ओरिजिनल आईफोन, आईपॉड और आईपैड का डिजाइन तैयार किया था। एग्जैक्टली। जिस व्यक्ति ने ये तय किया था कि मॉडर्न स्मार्टफोन हाथ में कैसा महसूस होगा, वो अब चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? मिंग-ची कुओ, जिनकी एप्पल और सप्लाई चेन लीक्स में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी मानी जाती है, उनकी रिपोर्ट इस तस्वीर को और साफ करती है। कुओ के मुताबिक ओपन एआई ने इस नए डिवाइस के चिपसेट्स के लिए क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसी कंपनियों से सीधी बातचीत की है। अच्छा, मतलब अंदर के हार्डवेयर पे भी काम चल रहा है। हाँ, और सबसे अहम बात, इस फोन की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा लक्शेर को सौंपा गया है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप है मेरी नजर में। क्या? मान लिया कि ओपन एआई के पास अथाह पैसा है और उन्होंने दुनिया के सबसे लेजेंडरी डिजाइनर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन सिर्फ एक बेहतरीन डिजाइनर होने से सप्लाई चेन और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का जो भयानक सपना होता है, वो रातों रात कैसे खत्म हो जाएगा? ये एक वैलिड पॉइंट है। टेक की दुनिया में हमेशा कहा जाता है कि हार्डवेयर इज हार्ड। सॉफ्टवेयर में कोई बग आए तो आप एक छोटा सा अपडेट भेजते हैं और करोड़ों यूजर्स के फोन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तुरंत फिक्स हो जाता है। राइट। लेकिन हार्डवेयर में अगर बैटरी फटने लगे, जैसे सैमसंग के साथ हुआ था, या स्क्रीन काम ना करे, तो लाखों यूनिट्स वापस मंगाने पड़ते हैं। क्या एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसे हार्डवेयर जायंट्स को उनके ही खेल में टक्कर दे सकती है? ये संदेह बहुत वाजिब है, और इतिहास ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियों से भरा पड़ा है जो हार्डवेयर बनाने गईं और बुरी तरह फेल हुई। लेकिन व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ओपन एआई एकदम जीरो से शुरुआत नहीं कर रही है। अच्छा, कैसे? देखो, जॉनी आइव सिर्फ फोन का बाहरी लुक डिजाइन करने के लिए नहीं आए हैं। आइव को ये गहराई से पता है कि एक प्रोडक्ट को इंसान के इमोशंस के साथ कैसे जोड़ा जाता है। इसके अलावा लक्शेर को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चुनने का फैसला कोई तुक्का नहीं है। लक्शेर तो एप्पल के लिए भी काम करती है ना? बिल्कुल। लक्शेर एप्पल के लिए असेंबली का बहुत बड़ा काम करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ओपन एआई एप्पल की ही सप्लाई चेन बुक से पन्ने निकालकर इस्तेमाल कर रही है। ओहो, स्मार्ट मूव। हाँ, वे उन्हीं फैक्ट्रियों, उन्हीं मशीनों और उसी अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से ही प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाने में माहिर हैं। चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है, लेकिन वे बिना तैयारी के इस युद्ध में नहीं उतर रहे हैं। तो वे बुनियादी रूप से उसी इकोसिस्टम को किराए पर ले रहे हैं जो एप्पल को ताकत देता है। पर मान लेते हैं कि फोन बनकर तैयार हो गया। अब सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उस कांच और मेटल के डिब्बे के अंदर
असल में ऐसी कौन सी तकनीक छिपी होगी जो उसे आज के 1 लाख रुपए वाले फोन से अलग बनाएगी? हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो लीक्स की दुनिया में बहुत कुछ तैर रहा है। हाँ, मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी। कहा जा रहा है कि इसमें मीडियाटेक का आगामी 2 नैनोमीटर चिपसेट डायमेंसिटी 9600 इस्तेमाल होगा। 2 नैनोमीटर, ये तो बहुत ही एडवांस्ड है। बिल्कुल। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन की LPDDR6 रैम और UFS 5.0 स्टोरेज की बात हो रही है। मतलब स्पीड में कोई कमी नहीं होने वाली। एकदम नहीं। और एक टर्म जो बार बार सामने आ रहा है वो है ड्यूअल NPU आर्किटेक्चर और साथ में एक इनलाइन हैशिंग प्रोटेक्टेड कर्नल वर्चुअल मशीन। अब जरा रुकिए, इनलाइन हैशिंग प्रोटेक्टेड कर्नल, ये तो पूरी तरह से एलियन भाषा लग रही है यार। थोड़ी हैवी है। एक आम इंसान जो इस फोन को खरीदेगा, उसके लिए इन भारी भरकम शब्दों का असल में क्या मतलब है? इस तकनीकी जाल को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज हम जो AI इस्तेमाल करते हैं जैसे ChatGPT, वो क्लाउड पर चलता है। राइट। आप कुछ पूछते हैं, डेटा उड़कर अमेरिका के किसी विशाल सर्वर में जाता है, वहां प्रोसेस होता है और फिर जवाब आपके फोन पर आता है, जिसमें थोड़ा डिले भी होता है। हाँ। और इस पूरी प्रक्रिया में प्राइवेसी का बहुत बड़ा खतरा होता है क्योंकि आपका निजी डेटा इंटरनेट पर यात्रा कर रहा है। इनलाइन हैशिंग प्रोटेक्टेड कर्नल वर्चुअल मशीन का सीधा सा मतलब है आपके फोन के अंदर एक डिजिटल तिजोरी, एक सेफ वॉल्ट की तरह। एग्जैक्टली। ये तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि AI का पूरा दिमाग आपके फोन के अंदर ही चले। आप जो भी सवाल पूछें, जो भी पर्सनल डेटा शेयर करें, वो फोन से बाहर जाए ही ना। वाह। ये तिजोरी हैकिंग से बचाने के लिए डेटा को इस तरह से लॉक कर देती है कि फोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसे पढ़ नहीं सकता। अच्छा, तो ये प्राइवेसी का एक अल्टीमेट लेयर हो गया। और ये जो डुअल NPU की बात हो रही है, मतलब 2 अलग-अलग न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स। हाँ, 2 NPU। क्या मैं इसे इस तरह से समझ सकता हूँ कि मान लीजिए एक ऑफिस है, वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट है जो हमेशा जागता रहता है, फोन उठाता है, छोटे-मोटे काम करता है, और अंदर कैबिन में एक बॉस है जो सिर्फ तब बाहर आता है जब कोई बहुत बड़ी और मुश्किल फाइल सॉल्व करनी हो। ये एनालॉजी इस सिस्टम के काम करने के तरीके को बिल्कुल सटीक समझाती है। सीरियसली? हाँ। एक NPU को एम्बिएंट AI के लिए रखा गया है, यानी वो रिसेप्शनिस्ट जो हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा है। ओके। वो आपकी आवाज सुन रहा है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है और छोटे-मोटे काम बिना ज्यादा बैटरी खर्च के निपटा रहा है। और जब कुछ हैवी करना हो तब दूसरा NPU एक्टिव होता है, जैसे किसी लंबी मीटिंग का रियल टाइम ट्रांसलेशन करना या समरी बनाना, तब वो बॉस बाहर आता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोन निर्माता बड़े AI मॉडल्स को फोन में क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि बैटरी और हीटिंग का इशू होता है। बिल्कुल। AI को बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अगर एक ही प्रोसेसर सब कुछ करेगा तो फोन भयंकर रूप से गर्म हो जाएगा और बैटरी 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, जो कि कोई नहीं चाहता। राइट। ड्यूअल NPU इसी हीटिंग और बैटरी ड्रेन की समस्या को सुलझाने का एक स्मार्ट इंजीनियरिंग तरीका है। बहुत ही ब्रिलियंट। और एक और हार्डवेयर फीचर जिसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया, वो है इसका कैमरा। ओह, कैमरा तो इसका मेन हाईलाइट हो सकता है। लीक्स के मुताबिक ये कैमरा सिर्फ सेल्फी या लैंडस्केप फोटो खींचने के लिए नहीं होगा। इसे AI की आंखों की तरह डिजाइन किया गया है, विजुअल सेंसिंग के लिए। मतलब वो सिर्फ देखेगा नहीं, समझेगा भी। एग्जैक्टली। मतलब आप फोन को किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरफ पॉइंट करेंगे और वो कैमरा सिर्फ उस मेन्यू की फोटो नहीं लेगा, बल्कि AI उस मेन्यू को समझेगा और आपको बताएगा कि आपकी डाइट के हिसाब से आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए। ये बहुत ही क्रेजी यूज केस है। या फिर किसी गैजेट की तरफ फोन घुमाया और वो तुरंत उसकी कीमत और नेगेटिव रिव्यूज स्क्रीन पर फ्लैश कर देगा। ये डिवाइस दुनिया को उसी तरह देखने की कोशिश कर रहा है जैसे इंसान देखते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से इस पूरी चर्चा का रुख हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ मुड़ जाता है। कैसे? क्योंकि इतने पावरफुल कैमरास, 2 NPU और 2 नैनोमीटर के चिपसेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर इस फोन में वही पुराने एंड्रॉयड या iOS वाले एप्स चलें। हाँ, वो तो फिर पुरानी चीज हो गई। सैम ऑल्टमैन का विजन जिस कॉन्सेप्ट पर टिका है उसे एजेंटिक AI कहा जाता है। एजेंटिक AI? हाँ, इसका मतलब है एक ऐसा AI जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब न दे बल्कि आपकी तरफ से एक्शन ले सके। मतलब मैं उसे बोलूं और वो खुद ही कर दे? राइट। लीक्स बताते हैं कि ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या एंड्रॉयड के ओपन सोर्स लेयर पर आधारित हो सकता है, लेकिन इसमें एप्स नहीं होंगे, AI एजेंट्स होंगे। Here's where it gets really interesting. अगर सच में एप्स नहीं होंगे
तो काम कैसे होगा? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर मुझे कैब बुक करनी है तो मैं ऊबर खोलता हूँ, फ्लाइट के लिए दूसरी ऐप। अगर एआई एजेंट ये सब खुद करेगा, तो क्या वो बैकग्राउंड में खुद ही ऊबर की ऐप से बात करेगा? हाँ, एपीआई के थ्रू। क्योंकि अगर हम ऐप्स को इंसानी नजरिए से देखें, तो ये स्क्रीन पर मौजूद सिर्फ रंग-बिरंगे डिब्बे नहीं है यार। ये हमारी मसल मेमोरी बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुके हैं। हाँ। हम बिना देखे अपनी उंगलियों से इंस्टाग्राम या पेमेंट ऐप खोल लेते हैं। लोगों से उनके ऐप्स छीन लेना ऐसा है जैसे किसी की बरसों पुरानी हाथों से लिखी डायरी अचानक छीन ली जाए और उसे एक नया कॉम्प्लेक्स डिजिटल कैलेंडर थमाकर कहा जाए कि अब बस अपनी जिंदगी इसी से चलाओ, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। या फिर किसी ऐसे ड्राइवर को ऑटोनॉमस कार में बिठा देना जिसने जिंदगी भर मैनुअल गाड़ी चलाई हो, उसके हाथ पैर तो स्टीयरिंग और ब्रेक ही खोजेंगे ना। क्या लोग इतनी आसानी से अपना कंट्रोल छोड़ देंगे? आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती, और यही वो रियलिटी चेक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तकनीकी रूप से एजेंटिक एआई कुछ भी कर सकता है। वो बिना ब्राउजर खोले एयरलाइन के सर्वर से सीधे बात करके आपकी टिकट बुक कर सकता है। सही बात है। लेकिन मानव व्यवहार का मनोविज्ञान अलग तरीके से काम करता है। बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग अब सिर्फ काम नहीं है, ये लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। टाइम पास का तरीका भी है। बिल्कुल। इसीलिए कोई भी समझदार कंपनी पहले ही दिन 100% ऐपलेस फोन बाजार में उतारने की बेवकूफ़ी नहीं करेगी। शुरुआत में एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाई जाएगी। हाइब्रिड अप्रोच का मतलब है कि फोन में एआई का दिमाग होगा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ जाने पहचाने ऐप्स भी दिखेंगे। हाँ, एआई एजेंट सिस्टम के कोर में बैठा होगा। आप चाहें तो उसे बोलकर काम करवा लें। और अगर मेरा मन है खुद करने का तो अगर आपको खुद इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है या अपनी बैंकिंग ऐप का बैलेंस चेक करना है, तो वो विकल्प भी मौजूद रहेगा। अच्छा, मतलब एक सेफ ट्रांजिशन होगा। राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का एआई पर भरोसा बढ़ेगा, ऐप्स बैकग्राउंड में खिसकते जाएंगे। और ये सिर्फ ओपन एआई की सोच नहीं है। बाकी कंपनियां भी ये कर रही है क्या? मार्केट के बाकी प्लेयर्स को देखिए। नथिंग ब्रांड के कार्ल पे पहले से ही एआई फर्स्ट इंटरफेस की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टीज भी किया था। सैमसंग अपना पूरा मार्केटिंग बजट गैलेक्सी एआई पर लगा रहा है। गूगल अपने पावरफुल जेमिनी मॉडल को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के एकदम निचले स्तर तक इंटीग्रेट कर रहा है। मतलब सब उसी रेस में है। पूरी इंडस्ट्री को ये बात समझ आ चुकी है कि भविष्य ऐप्स के ग्रिड का नहीं है, बल्कि इंटेंट यानी इरादे और एक्शन का है। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री पहले से ही इसी दिशा में भाग रही है, गूगल और सैमसंग के पास पहले से ही करोड़ों यूजर्स का बेस है, तो ओपन एआई खुद का हार्डवेयर बनाने का ये पहाड़ जैसा जोखिम क्यों ले रही है? क्योंकि उन्हें अपना इकोसिस्टम चाहिए। पर टेक इंडस्ट्री का कब्रिस्तान उन शानदार फोन से भरा पड़ा है जो फ्यूचरिस्टिक तो थे, लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन याद है आपको? ओहो, वो टाइल्स वाला डिजाइन। हाँ, उसका इंटरफेस बहुत खूबसूरत था, वो स्मूथ था, लेकिन वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि ऐप्स नहीं थे। एग्जैक्टली। लोग उस पर यूट्यूब या इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अमेजन जैसी कंपनी जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उसका फायर फोन बुरी तरह फ्लॉप हुआ। एंडी रूबिन का एसेंशियल फोन भी। हाँ, और हाल ही में बहुत हाइप के साथ आया ह्यूमन एआई पिन और रैबिट R1। ये सब टेक ग्रेवयार्ड में दफन हो गए। बुरी तरह से फेल हुए ये सब। ये सारी असफलताएं चीख चीख कर एक ही बात कहती हैं, सिर्फ फ्यूचरिस्टिक दिखना काफी नहीं है। जब तक रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी और एक मजबूत इकोसिस्टम ना हो, कोई डिवाइस नहीं चलता। तो क्या ओपन एआई का हश्र भी इन्हीं फ्लॉप फोन्स जैसा नहीं होगा? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ओपन एआई का मकसद हार्डवेयर बेचकर एप्पल की तरह मुनाफा कमाना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ह्यूमन एआई पेन या रैबिट इसलिए फेल हुए क्योंकि वो सिर्फ एक फीचर थे जिसे एक गैजेट का रूप दे दिया गया था। वो कोई असली समस्या नहीं सुलझा रहे थे। वो बस एक खिलौने की तरह थे। राइट। लेकिन ओपन एआई जिस युद्ध में उतर रही है वो सर्वाइवल का युद्ध है। टेक इतिहास का नियम है, असली ताकत उसी के पास होती है जिसका प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल होता है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट ने पीसी की दुनिया पर राज किया क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उनका था। विंडोज। गूगल ने मोबाइल इंटरनेट पर कब्जा किया क्योंकि एंड्रॉयड उनका है। एप्पल ने प्रीमियम यूजर्स को लॉक कर लिया। सही बात है। आज की तारीख में चैट जीपीटी दुनिया का सबसे पॉपुलर एआई हो सकता है, लेकिन वो एप्पल और गूगल के इकोसिस्टम में सिर्फ एक किराएदार है। ये किराएदार वाली एनालॉजी बहुत डरावनी है यार।
मतलब कल को अगर एप्पल ये तय कर ले कि वो आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना खुद का एप्पल इंटेलिजेंस इतनी गहराई से डाल देगा कि किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत ही ना पड़े, तो ChatGPT का पूरा बिजनेस खतरे में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक जब चाहे नियम बदल सकता है। और वो एप्पल तो वैसे भी करता रहता है। हाँ, तो अगर OpenAI को AI के इस नए युग का निर्विवाद नेता बनना है तो उन्हें अपनी खुद की जमीन चाहिए, अपना खुद का हार्डवेयर और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि कोई उन्हें निकाल ना सके। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके AI का भविष्य किसी और कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर ना करे। पर उनका जो टारगेट है, लीक्स के मुताबिक OpenAI का लक्ष्य 30 मिलियन यूनिट्स बेचने का है। 30 करोड़ फोन्स। जब मैंने पहली बार ये नंबर देखा तो मुझे लगा ये कोई मजाक है। 30 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। गूगल जैसी कंपनी जिसके पास पूरी दुनिया का डेटा और एंड्रॉयड का कंट्रोल है, उसका गूगल पिक्सल फोन भी सालों की मेहनत के बाद इस नंबर के आधे तक भी नहीं पहुंच पाता है। राइट। क्या एक हार्डवेयर में कदम रखने वाली नई कंपनी के लिए ये एक बेहद अहंकारी और अवास्तविक लक्ष्य नहीं है? ये टारगेट बहुत आक्रामक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी मंशा को साफ करता है। वो क्या है? वे इसे कोई नीश या केवल गिने चुने टेक गीक्स के लिए बनने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं मानते। वे सीधे मेन स्ट्रीम मार्केट को हिट करना चाहते हैं। मतलब आम लोगों के लिए? हाँ, लीक्स की माने तो इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। 1 लाख? जो इसे सीधे आईफोन प्रो और सैमसंग के अल्ट्रा मॉडल्स के सामने खड़ा कर देगा। प्रीमियम सेगमेंट में सीधी टक्कर। और इसका संभावित लॉन्च 2027 के फर्स्ट हाफ में बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास इस तकनीक के ब्लूप्रिंट्स को हकीकत में बदलने और लक्ष्य के साथ मैन्युफैक्चरिंग को परफेक्ट करने के लिए अभी भी 2 साल से ज्यादा का समय है। So what does this all mean? अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? मैं कहूंगी कि कुछ चीजें अब साफ हो चुकी हैं और कुछ अभी भी लीक्स के धुंधलके में है। हाँ, ये बात लगभग तय है कि OpenAI हार्डवेयर गेम में पूरी ताकत से उतर चुकी है। जॉनी आइव की मौजूदगी और लक्ष्य जैसी सप्लाई चेन इसका सबूत है, जो कि एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। ये भी कंफर्म है कि ये डिवाइस क्लाउड पर निर्भर होने के बजाय ऑन डिवाइस AI पर फोकस करेगा, प्राइवेसी के लिए। राइट। लेकिन जो बातें अभी भी अफवाहें हैं वो है पहले ही दिन पूरी तरह से एप्लेस फ्यूचर का आ जाना। रातों रात हमारी एप्स इस्तेमाल करने की आदतें नहीं बदलेंगी, बिल्कुल नहीं बदलेंगी। मसल मेमोरी को जाने में टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी इंसाइट जो इस चर्चा से बाहर आती है वो ये है कि अब लड़ाई स्मार्टफोन्स के कैमरा या स्क्रीन साइज की नहीं रही। ये युद्ध एक AI ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और यही बात इस समय को इतना क्रिटिकल बनाती है। कंप्यूटिंग का पूरा ढांचा एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला है। अभी तक हमारे डिवाइस सिर्फ एक टूल यानी औजार थे। हम उन्हें बताते थे कि क्या करना है और वो करते थे। एग्जैक्टली। लेकिन अब वो हमारे एजेंट बनने जा रहे हैं। वो हमारे लिए फैसले लेंगे। OpenAI इस रेस में खुद का मैदान तैयार कर रही है ताकि उसे एप्पल या गूगल के नियमों के आगे झुकना ना पड़े। क्या वे 2007 में स्टीव जॉब्स द्वारा किए गए जादू को दोहरा पाएंगे? ये देखना टेक इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय होने वाला है। और इसी बात पर एक बहुत ही उलझा देने वाले विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचिए, अगर हम सच में उस एप्लेस दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक ऐसा AI एजेंट जो आपकी पसंद जानता है, आपके बैंक अकाउंट्स को कंट्रोल करता है, आपकी मीटिंग शेड्यूल करता है और आपके हर छोटे बड़े डिजिटल फैसले को ऑटोमेट कर देता है। सतह पर ये बहुत शानदार लगता है, बहुत सी सहूलियत, बहुत सारा समय बचेगा। लेकिन क्या ये एजेंट सिर्फ हमारी जिंदगी आसान बना रहा होगा या फिर वो बहुत ही खामोशी से हमारी खुद के फैसले लेने की आज़ादी, हमारी एजेंसी को ख़त्म कर रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ मशीन खुद कर रही होगी और कोई बड़ी गलती हो जाए, कुछ गलत पेमेंट हो जाए। हाँ, जैसे एजेंट ने गलत फ्लाइट बुक कर दी या किसी गलत अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? मशीन या इंसान? वो मशीन जिसने बिना पूछे फैसला लिया या वो इंसान जिसने अपनी सहूलियत की खातिर अपना पूरा डिजिटल जीवन एक AI के हाथों में सौंप दिया? इस रहस्यमयी और तेजी से हमारी तरफ बढ़ते हुए भविष्य के बारे में विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।